आप सभी को मेरा नमस्कार। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक लड़की की बहुत ही बेरहमी और खौफनाक तरीके से मौत हो जाती है। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद हर कोई डर के मारे कांपने लगता है। तभी पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है और वो फौरन उस जगह पर पहुंचते हैं। डेड बॉडी पर मिले फिंगरप्रिंट्स और सीमेन एनालिसिस की मदद से वो एक शख्स को मुजरिम के तौर पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर पुलिस उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और एक जगह से उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब सबको लगता है कि ये केस सुलझ गया है, तभी हमारी लीड कैरेक्टर को एहसास होता है कि इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। वो सच की तलाश में निकल पड़ती है, जहां उसे कई हैरान कर देने वाले मोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं और यही सब हम आज के इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में बंगाल में रिलीज हुई एक बेहतरीन सीरीज अजया के बारे में। अब अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इसके स्टार्टिंग सीन में एक लड़की को दिखाया गया है जो आधी रात को अपनी माँ को फोन करके अपनी दिन भर की छोटी मोटी बातें शेयर कर रही है। माँ भी पूछती है, बेटा क्या तुम टाइम पर खाना नहीं खाती हो? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती रहती हूँ। अब चुपचाप जाकर खाना खा लो और मुझे कल सुबह फिर से जरूर फोन करना। जैसे ही वो फोन रखकर पीछे की तरफ मुड़ती है, तभी अचानक वहाँ एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख वो डर जाती है। वो पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम अंदर कैसे आए? तो वो बड़े अजीब अंदाज में मजाक उड़ाते हुए कहता है, जो मांगूंगा क्या वो दोगी? वो उस पर गुस्सा करती है और वहाँ मौजूद सबको आवाज देने लगती है। पर उसके बाद वहाँ क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। अगली सुबह हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि वहाँ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम जैसा कमरा है जो एक स्टेज जैसा दिखता है। वहाँ वो लड़की एक बेड पर मृत अवस्था में मिलती है। उसके दोनों पैर जो होते हैं ना, वो बहुत ही बुरी तरह से चीर दिए गए थे और वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट दिशा में पड़े हुए थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, यानी उसकी बहुत ही ब्रूटल और बेरहम तरीके से यहाँ हत्या की गई थी। सीन यही कट होता है और हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो मुजरिम को पकड़ने के मकसद से अगर बाकी पुलिस वालों को साथ लेकर वो तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ रहा है। तभी मुजरिम साथ आई एक लेडी पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। ऑफिसर को लगता है कि उसकी वजह से ही उसकी साथी की जान चली गई है। मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अचानक से अपनी नींद से जाग जाती है। उस हादसे के बाद से उनकी नॉर्मल लाइफ काफी अफेक्ट हो रही है। रोज रोज ये चीज सपने में आकर उन्हें बहुत परेशान कर रही है। ये सब दिखाते हुए हमें पता चलता है कि फिल्म की हीरोइन दामिनी है, यही उनका नाम है। तो जब ये सब दिखाया जा रहा है, तभी कहानी उस मरी हुई लड़की के घर की तरफ जाने लगती है। सुबह होते ही मेरी बेटी का फोन आना चाहिए था, बस इसी इंतजार में वो बैठे हुए थे। मम्मी पापा दोनों इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक फोन कॉल आता है। जब वो बात करते हैं तो वो बुजुर्ग आदमी आंखों में आंसू लिए बस खड़े रह जाते हैं। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात उन्हें इस कॉल के जरिए पता चल जाती है। एक तरफ ये दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ टीवी पे ये न्यूज आग की तरफ फैल गई है। एक लड़की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, उसका बहुत ही बेरहमी से रेप करके मर्डर कर दिया गया है। ये किसने किया होगा? ऐसी फ्लैश न्यूज लगातार टीवी पर चल रही है और हमारी हीरोइन ये सब ध्यान से देख रही है। उन्हें अचानक स्ट्राइक होता है कि उनके साथ जो लड़की गन शूट में मारी गई थी, ये मरने वाली लड़की भी बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जिसका रेप करके मर्डर हुआ है। ये सब उनके दिमाग में बार बार चल रहा होता है। तभी उनके पति कॉल करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें इस सदमे से बाहर आना होगा। वो धीरे धीरे उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। उसी वक्त कहानी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ बहुत सारे मीडिया वाले जमा है और पुलिस भी मौजूद है। पुलिस सारे सबूत इकट्ठा कर रही होती है। तभी उस लड़की के मम्मी पापा पहुंचते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी को देखना है, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। तभी एक पुलिस ऑफिसर तेजी से आता है और कहता है, क्या यहाँ कोई सर्कस चल रहा है जो तमाशा देखने आए हो? सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद ही आप अपनी बेटी से मिल पाएंगी, जाइए उस कमरे में जाकर बैठिए। अब हम देख रहे हैं कि ये अपनी बेटी को न देख पाने के दुख में और उसे खोने के गम में डूबी हुई हैं। बैकग्राउंड में दुख के साथ वो धीरे धीरे चल रही हैं। कोलकाता के सारे बड़े ऑफिसर्स यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ये केस दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अब प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। अगर ये केस किसी सही इंसान के हाथ में नहीं दिया गया तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें हो ही रही थी कि तभी सीन हीरोइन की तरफ जाता है। वो अपने बच्चे से बात कर रही होती हैं। तभी एक फोन कॉल आता है। जब वो बात करती हैं तब पता चलता है कि पूरे देश को हिला देने वाला ये मर्डर केस अब उनके हाथों में आ गया है। वहाँ के सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि आपको ये केस हैंडल करना है, साथ ही मैंने आपके लिए एक टीम भी तैयार की है। ये टीम पक्का भी आपकी हेल्प करेगी। ऐसा इंट्रो देते वक्त पैरेलली कुछ चीजें दिखाई जाती है। वो लेडी जो मर चुकी है, जब वो सो रही थी तब उसे घूर कर देखने वाला वो आदमी अंदर आने लगता है और उन्हें वहाँ वो उसके साथ बेरहमी से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाते हुए प्रेजेंट में पूरी टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है, हर एक चीज को बारीकी से देखते हुए। तभी उन्हें वो बिल्डिंग दिखती है, मतलब जहाँ क्राइम सीन हुआ था उसके पास ही दिख रहा है कि पास में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो तेजी से वहां जाती है और पूछती है कि आपको ये सब परमिशन किसने दी? पास में क्राइम सीन होते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको पता है या नहीं कि किससे पूछकर आप ये सब
कर रहे हैं तो वो परमिशन लेटर दिखाते हैं। मैं वो सब देख रही हूँ, तभी उन्हें केस देने वाले ऑफिसर का कॉल आने लगता है। हमें लगता है कि अब आपकी टीम का काम यहाँ खत्म हो गया है, क्योंकि जिसने ये सब किया उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उस लड़की की बॉडी से मिले सैंपल्स उससे परफेक्टली मैच हो रहे हैं, इसलिए अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वो ये कहते हैं तो हीरोइन ने अब तक जो देखा था उससे उसे एक बात समझ आती है, वो ये कि खून शायद उसी ने किया हो, लेकिन जिस जगह खून हुआ, जहाँ वो डेड बॉडी मिली थी, वो जगह वो नहीं है, कोई और जगह है शायद जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये जगह भी हो सकती है। वो अपनी जगह की तरफ इशारा करके बात कर ही रही होती है कि तभी कल्पना को लगता है कि केस खत्म हो गया है। उन्हें तो ऐसा कहती है, लेकिन हीरोइन को लगता है कि इस केस के पीछे कुछ और भी है। वो वहाँ मौजूद लोगों से कहती है कि केस अभी बंद नहीं होना चाहिए। जब वो ये कहती है तो वो पूछते हैं कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, और जब इसकी वजह पूछी जाती है ये, तो वो बहुत सारी बातें बताने लगती हैं। पहली बात ये कि जिसे पकड़ा गया है, जिसे मुजरिम माना जा रहा है, वो अंडर 19 तक बॉक्सिंग में हिस्सा लेता था, लेकिन उसके बाद उसे एक बहुत बड़ा, उसके हाथ में एक बड़ा फ्रैक्चर हो गया था। इस वजह से वो अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर पाया। साथ ही उसका हाथ भी काफी कमजोर हो गया था। अब एक कमजोर हाथ से उसने अकेले ये सब किया होगा, ये बात हजम नहीं होती। इसके अलावा उसे मुजरिम के तौर पर सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज दिखाए और उस मरी हुई लड़की के साथ घूमने वाले दोस्तों को बुलाकर जब कैमरा फुटेज दिखाया गया तो अचानक उस आदमी को देखते ही उन्होंने कहा कि ये पक्का बिजोन ही है। उन्होंने उसे आइडेंटिफाई किया था, पुलिस ने नहीं। उन्होंने इस बिजोन को शक की वजह से नहीं पकड़ा होगा। तो ये बात भी कही जा रही है, पुलिस को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं था। अगर लड़कों को शक हुआ है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। उसके अलावा एक लड़की होने के नाते मैं कहूंगी कि मैं सीधे जाकर उस स्टेज जैसी जगह पर सोने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं बस यही सोचूंगी कि क्या कोई कॉर्नर है जहाँ मैं सेफली सो सकूं, बस यही ख्याल आएगा। मैं बस यही सोचूंगी किसी ऐसी हॉटस्पॉट वाली जगह पर सोने का तो सवाल ही नहीं उठा, ये तो हो ही नहीं सकता। शायद हम उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उस दिन उन्होंने बहुत सारा काम किया था, वो बहुत टायर्ड थी, और मान लीजिए कि वो इस तरह से लेटी हुई गहरी नींद में सो रही है। उस वक्त कोई आता है, सारे दरवाजे बंद कर देता है और इस तरह का ब्रूटल अटैक करता है। क्या आप चुप रहेंगी? क्या आप चिल्लाएंगी नहीं? क्या आप स्ट्रगल नहीं करेंगी? हमें किसी भी तरह के स्ट्रगल का पता ही नहीं चला। इसके अलावा वो जो सामान अपने साथ लाई थी वो सब अपनी जगह पर ही रखा हुआ है। वो जिस बेडशीट पर लेटी थी उसकी सिलवटें भी वैसी की वैसी ही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। ऐसे में इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये घटना यहीं पर हुई थी। इसके अलावा जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर में जो खाना मौजूद था उसके डाइजेशन लेवल को चेक करके देखा गया। उन्होंने बताया कि शायद उन्होंने करीब 2.5 घंटे पहले खाना खाया होगा। उन्होंने अपनी माँ को करीब 11 बजे फोन करके कहा था कि मैं अब खाना खाने जा रही हूँ। तो अगर हम इन सबको कैलकुलेट करके देखें तो ये मर्डर कम से कम 2 से 4 बजे के बीच ही हुआ होगा। और इससे भी जरूरी बात क्या है, इसका मतलब है कि क्राइम सीन के ठीक बगल में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का सारा काम शुरू कर दिया है। आखिर इतनी जल्दी में काम शुरू करने की क्या जरूरत थी? ये सब हमारे लिए एक तरह का रहस्य बनता जा रहा है, और जब तक ये रहस्य सुलझ नहीं जाता तब तक ये केस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ हर कोई यही सोच रहा है कि ये केस बिल्कुल सही रास्ते पर ही जा रहा है। जब इस तरह की परमिशन दी गई तो हीरोइन की पूरी टीम, मतलब सिर्फ ये लोग ही इन्वेस्टिगेशन में नहीं जुटे हैं, बल्कि उनकी पूरी टीम काम पर लग गई है। हर कोई अलग अलग जगह जाकर अपनी तरफ से जितना हो सके इनपुट्स इकट्ठा कर रहा है। हीरोइन की बात करें तो वो उस मरी हुई लड़की के माता पिता के पास जाने लगती है और उनसे बात करना शुरू करती है। उसी वक्त उसे ये बात पता चलना शुरू होती है कि माँ ने अपनी बच्ची की बॉडी को करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद देखा था। हीरोइन के लिए ये बात काफी अजीब और नई थी। उसने पूछा, क्या उन्होंने आपको देखने नहीं दिया? तब आप क्या कर रही थी? जब पूछा कि उन्होंने क्या कहा तो पता चला कि वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने कहा था, क्या तुरंत जाने से देख पाएंगी, अंदर काम चल रहा है, मुझे लगता है आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, अब जाइए, ऐसा कहकर भेज दिया। इस वक्त वो दोनों बुजुर्ग बस यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी मर गई, उसने सुसाइड कर लिया, पर इसकी वजह क्या थी ये समझ नहीं आ रहा था। वो बस आंखें नम किए वहाँ बैठे रहे। फिर उन्हें अंदर बुलाया जाता है और वो दोनों अपनी बेटी को देखना शुरू करते हैं, जिस बच्ची को उन्होंने बचपन से ही बड़े लाड़ प्यार से देख देख कर पाला था। वो बच्ची अब बहुत ही भयानक तरीके से, मतलब पूरे शरीर पर खरोंचे थी। वो निशान हर जगह फैले हुए थे और उनकी बेटी के दोनों पैर, पता है ना, वो अलग अलग डायरेक्शंस में इस तरह खींचे हुए थे। देख कर ही हमें इतना भयानक दर्द महसूस हो रहा था। तो मेरी बच्ची ने क्या सहा होगा, ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई। जब वो ये सब बता रही थी तब मीडिया वालों के बीच ये बात फैलने लगी कि टाइम सीन के पास ही उन्होंने बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया है। लोग प्रिंसिपल को पकड़ते हैं, सर आप ये कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको परमिशन किसने दी? जब ये पूछा गया तो उनके पास क्या जवाब था, नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सब कुछ कायदे से ही हो रहा है, हमने इसकी परमिशन मार्च में दी थी, लेकिन अब ये क्यों शुरू कर रहे हैं पता नहीं। मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है। जैसे ही ये सब हुआ कर पता न आएगी तो उन पेरेंट्स से पूछताछ शुरू करती हैं, जिससे पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था।
जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उन दोनों के बीच काफी झगड़े हुए होंगे, ऐसा लग रहा था, लेकिन वो सब तुरंत ठीक भी हो जाते थे। पिछले 3 महीनों से उसकी मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं थी, वो कई प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। उसने 2 साल तक एक प्रोजेक्ट पर काम किया था और उस प्रोजेक्ट को सबमिट करने गई तो उसके सीनियर डॉक्टर्स ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारे एक्सपेक्टेड लेवल का नहीं है। 2 साल का प्रोजेक्ट वेस्ट हो गया। इसी दुख में वो डूबी हुई थी। एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे 4.5 लाख दे सकते हो? वो सोचने लगा। उस दिन उसने पैसे क्यों मांगे थे ये पता नहीं चला। रीसेंट टाइम्स में उनके बदलाव की वजह समझ नहीं आ रही थी, और जब वो इसी कंफ्यूजन में ये सब शेयर कर रही थी तभी पता चला कि इस हॉस्पिटल में पहले भी एक इंसान की मौत हो चुकी है। यानी पहले इसे सुसाइड माना गया था और फिर केस मर्डर की तरफ मुड़ गया। इससे हॉस्पिटल का नाम काफी खराब हो गया था। जब उन्हें ये सब बातें पता चलने लगी तो वो सोचने लगी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब किसी को भेजा गया तो बीच में एक छोटा फ्लैशबैक शुरू होता है। 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप जो सुबह से ही गुंडागर्दी करते हुए यहाँ वहाँ घूम रहा है। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता या कंप्लेंट करता तो जब वो लोग चैन से सो रहे होते तब ये बिना वक्त देखे दरवाजा खटखटाकर उन्हें धमकाते थे। ये सब यहाँ दिखाया गया है। अब प्रेजेंट में उन्होंने केस इन्वेस्टिगेट करने का फैसला कर लिया था, है ना? तो उस लड़की मतलब जो मर चुकी है उससे किस किस ने बात की थी? जब जूनियर डॉक्टर्स को बुलाकर पूछताछ की गई तो उन सब से एक ही कॉमन सवाल पूछा गया कि आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? अगर इतनी ब्रूटल घटना हुई है तो क्या एक आवाज तक लड़ूलर के आपको सुनाई नहीं दिया? सबने कहा कि काम खत्म करने के बाद हमने उनके साथ खाना खाया था और फिर हम वहां से निकल गए थे। और बीच बीच में जब राउंड्स पर जाकर देखा तो वो स्टेज पर ही लेटी हुई थी। सबने उन्हें लगातार इसी तरह देखा था। आखिरी बार जिस शख्स ने उन्हें देखा वो करीब 12:30 बजे का वक्त था जब वो सो रही थी। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, किसी को कोई आवाज नहीं आई। अगली सुबह जब उन्हें बुलाने के लिए अंदर गए तो देखा कि वो बहुत ही भयानक तरीके से मर चुकी थी। वहाँ सबको खबर कर दी गई। जब वो अपनी जानकारी शेयर कर रही थी तभी उन्हें पकड़े गए शख्स से बात करने का मौका मिला। जब उन्होंने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि क्या हुआ था तो उसने कहा कि इतनी पूछताछ की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैंने ही उसे बहुत ही बेरहमी से उसे मारा है, उसका रेप करके उसे मार डाला। वो हंसते हुए वजह भी बताता है। उसे वो बहुत पसंद थी और वो उसे पाना चाहता था। मैं उसे काफी वक्त से देख रहा था। उस दिन उसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सुनकर उन्हें अभी भी एक ही बात लग रही है कि पक्का इसने ये नहीं किया होगा। अगर उसने ऐसा किया भी होता तो अकेले नहीं किया होता। इसकी वजह से वे उससे कई सवाल पूछने लगते हैं। उस वक्त वहाँ क्या हुआ था, आसपास क्या चीजें रखी थी, ऐसे अलग अलग सवाल पे बार बार घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। उसका बस एक ही जवाब है, मैं जो चाहूँ वो कह दूंगा, आप सब कुछ नोट कर लो, मैंने उसे मार डाला, मैंने खुद ही मान लिया है ना। अब अगर मैंने जुर्म मान लिया है तो मैं कुछ ही दिनों में बाहर आ जाऊंगा। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, जिसने मुझे अरेस्ट करके यहाँ लाया था उसी ने ये बात कही थी, तो जो कर सकते हो कर लो, ऐसा कहकर उसने भेज दिया। ये बात उन्हें बहुत खटकती रही। फिर वे फाइल लेकर अपने सीनियर ऑफिसर से मिली और कुछ भी वहाँ चल रहा था जो कुछ सारी बात में इतनी शेयर करने लगी। जेल के अंदर बैठा एक आदमी हिम्मत से कह रहा है कि बाहर का एक पुलिस वाला उसे छुड़ा लेगा। सर, इस केस में और क्या क्या झूठ हो सकता है, वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी कंफ्यूजन में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से कंटिन्यू करने लगते हैं। साथ ही यहाँ पहले भी एक मर्डर हुआ था, है ना। जब उसके बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि वो डेड बॉडी गायब हो गई है। रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चला कि फैमिली ले गई है, लेकिन जब वहाँ जाकर पूछा तो जवाब मिला कि हमने तो अपने बेटे की बॉडी ली ही नहीं। तो अब इस मामले में कोई गहरा मिस्ट्री है, ये समझकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कहानी कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उस दिन आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे जैसे सवालों से शुरुआत करके आपका उस लड़की के साथ कैसा रिलेशनशिप था, ऐसे हर एक से पूछते हुए वो आखिर में प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि प्रिंसिपल कुछ छुपा रहे हैं। वो यहाँ एक वाइटल एविडेंस के साथ पकड़े जाते हैं। वो क्या है, उन्होंने कहा था ना कि कंस्ट्रक्शन का काम पहले ही स्टार्ट हो गया था और अप्रूवल भी मिल गया था, लेकिन जब इनका बैकग्राउंड चेक किया गया तो ठीक 28/8 तारीख को यानी इस इंसिडेंट के अगले दिन ही उन्हें अप्रूवल मिला था। ये बात सामने आती है। जब ये लेटर दिखाकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो काम होना बहुत जरूरी था और मेरे सीनियर्स ही नहीं बल्कि आपके सीनियर्स की परमिशन से ये सब हुआ है, ऐसा उन्होंने पूरे प्रेशर के साथ कहा। ये सब बोलकर वो उन्हें वहां से भेजने की कोशिश करती हैं, पर नायिका फिर से 2 सवाल पूछती है। पहला ये कि इस इंसिडेंट के बाद उनका ट्रांसफर दूसरी जगह क्यों कर दिया गया, और दूसरा सवाल ये कि जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था उस दिन आप कहाँ थे,
इन दोनों का एक ही जवाब मिला कि मैं बता नहीं सकता। मेरे घर से उन्हें भेजने के बाद भी इन लोगों को अभी भी उस आदमी पर बहुत शक है। तो उसी शक के साथ वो 2 और लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ वो कंस्ट्रक्शन वाला कमरा है ना, शायद ये पूरा हादसा वहीं पर हुआ होगा। हम उसे एक बार अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। उस कमरे में सामान ढूंढते वक्त उन्हें एक पुराना कारपेट मिलता है। उससे ये पता चलता है कि उसे उस जगह फर्श पर बिछाकर इस्तेमाल किया गया था। पक्का इसमें ब्लड स्टेन्स यानी खून के धब्बे तो होने ही चाहिए। इसे ढूंढने के लिए वो उस पर तरह तरह के केमिकल्स लगाकर चेक करते हैं, लेकिन उसमें खून की एक भी बूंद नहीं मिलती। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये सब इतनी जल्दी में हुआ है तो वहाँ कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए थी ना, पर यहाँ कुछ मिला क्यों नहीं? यही सोचते हुए वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेकर जाती हैं। उसने सब कुछ छुपाकर इसे बस एक रेप एंड मर्डर केस बताकर बहुत ही सिंपल तरीके से खत्म कर दिया था। उन्हें इस पोस्टमार्टम पर बहुत सारे शक थे। पहला शक ये कि दोनों पैरों को दोनों तरफ से खींचा गया था। इसके लिए एक स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने उनसे चेक करवाया, तो जवाब था बिल्कुल नहीं। अच्छा, अंदर किस तरह की चोटें थी, शरीर पर कितने फिंगरप्रिंट्स थे, क्या आपने ये सब देखा? जवाब फिर से नहीं था। देखिए, एक पोस्टमार्टम करने में कम से कम इतने घंटे तो लगते ही हैं। इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना। आपने नॉर्मल टाइम से बहुत ही कम समय लिया है, वो भी इतनी हड़बड़ी में, जबकि डेड बॉडी आने पर उसे बहुत ही ध्यान से चेक किया जाता है। इस डेड बॉडी के आने के 1 घंटे के अंदर ही इसे बाहर भेज दिया गया। इतनी जल्दी करने की क्या वजह थी? क्या कोई खास रीजन है? वो बार बार यही सवाल पूछती रहती है। तब वो डॉक्टर सच छुपा नहीं पाता। वो कहता है कि ये सब मैंने सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से किया, मैं शरीर से कुछ भी कलेक्ट नहीं कर पाया। वजह ये थी कि उस बॉडी पर ढेर सारे फिंगरप्रिंट्स थे, पर कहीं भी इसका मेंशन नहीं किया गया। अब सिंपल है, अगर फिंगरप्रिंट्स हैं तो इसका क्या मतलब है? इतने बड़े लूप होल को आखिर क्यों छोड़ा गया? जब वो लगातार इस तरह सवाल पूछ रहे थे, ठीक उसी वक्त कॉलेज में रैगिंग करने वाला एक ग्रुप, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, एक लड़की की रैगिंग करने में लगा हुआ था। पुलिस की नजर उन पर पड़ती है, और तो और इस केस में अब तक उनसे पूछताछ भी नहीं हुई थी। वो लड़के काफी चोटों के साथ वहाँ घूम रहे थे। पुलिस एक एक करके उन सबको पकड़ लेती है और उन्हें अलग ले जाकर पूछती है कि उनके शरीर पर ये चोट के निशान आखिर कैसे आए, उस रात तुम लोग कहाँ थे? ऐसे सवाल पुलिस सबसे पूछने लगती है। पूछताछ के दौरान उनके शरीर पर खरोच और दांतों से काटने जैसे कई निशान मिलते हैं। जब उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुत्ते ने काट लिया या फिर बिल्ली ने खरोच दिया, ऐसे कैजुअल जवाब दिए। उनमें से एक ने तो ये तक कह दिया कि जानते हो मेरा बाप कौन है, और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाने लगा। पुलिस ने उनके सिर पर थप्पड़ जड़ दिए और पूछताछ जारी रखी। तभी उनमें से एक लड़की मान गई कि उन सब ने मिलकर उस लड़की को धमकाया था और पैसे मांगे थे। दरअसल उस लड़की ने 2 साल तक मेहनत करके जो प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोफेसर ने उसे उससे छीन लिया था और ये कहकर कि तुम ठीक से काम नहीं कर रही हो, इस लड़की को दे दिया था। तो अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट वापस चाहिए तो तुम्हें हमें कुछ पैसे देने ही होंगे, ऐसा कहकर उन्होंने उसे धमकाया था। तो पैसे मांगने के पीछे की असली वजह यहाँ साफ तौर पे जुड़ जाती है। उसी वक्त जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि खून मैंने किया है बिजोन को मारने के लिए, वो रहस्यमयी शख्स जेल के अंदर जाने लगा। तभी वहाँ मौजूद सब लोगों की नजर अचानक उस पर पड़ गई। पूछताछ के दौरान ही उसे लगा कि आने वाला खुद एक पुलिस वाला है और यहाँ आखिर चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा कि हम इस केस को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ऐसा उसे लगा। जब वो ये सब सोच ही रही थी तभी उन्हें लगा कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर जाना चाहिए, है ना। तब उन्होंने नोटिस किया कि एक रेड कारपेट को स्टोर रूम की तरफ ले जाया जा रहा है। हम ये बात आखिर कैसे भूल गए? ट्रेन, क्या हमें वहां जाकर चेक नहीं करना चाहिए था? जब वो उस जगह जाकर देखती है तो वहाँ खून के धब्बों के बहुत सारे निशान मिलते हैं। वहाँ ऐसा भी लगता है जैसे हाल ही में फ्रेश पेंट किया गया हो, जिससे शक और बढ़ जाता है। पूरी तरह चेक करने पर वहाँ खून के धब्बे मिले। उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर बहुत सारा खून फैला हुआ है और अब उनके मन में एक सवाल है, अगर ये वारदात इसी जगह हुई है तो वो इतनी जल्दी में दूसरा रूम क्यों बनाना चाहते थे, कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे? इसका जवाब ये है कि हीरोइन इस केस में आ चुकी है। मतलब कोई भी पुलिस वाला हो वो केस में आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा ही। तो अगर वो नहीं चाहते कि वो इस क्राइम सीन तक पहुंचे तो उन्हें डाइवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसी मकसद से ही ये सारी चीजें लगातार की जा रही थी। तो वो उसी तरफ जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, ऐसा लग रहा था। तभी उन्हें सबूत मिल जाते हैं। उस रूम में मिले फिंगरप्रिंट्स को जब वो धीरे धीरे मैच करना शुरू करते हैं तो एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने आती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पता चलता है कि उस जगह असल में क्या हुआ था।
इसी बीच हीरोइन गिरफ्तार किए गए आरोपी भी जो उनसे बात करने जाती है और कहती है तुम्हारे पास बस एक आखिरी मौका है, तुम सारी सच्चाई बता दो और सब कुछ कह दो। तो वो कहता है कि मैं इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा और उसने कुछ ऐसा काम किया है कि जब वो वीडियो उसे दिखाया जाता है तो वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। देखा जाए तो ये एक बहुत ही भयानक हरकत थी। धीरे धीरे पता चलता है कि इस आदमी ने ही ये सब किया है। वो लड़की जो मर चुकी थी, जब भी ये आदमी अंदर आता था वो उसे देख कर डर जाती थी। इसकी वजह ये थी कि उसे लाशों के साथ संबंध बनाना बहुत पसंद था। उसे इस तरह की कोई बीमारी थी और इसमें उसकी मदद करने वाला वहाँ का एक पुलिस वाला गार्ड ही था। तो जब ये सारी चीजें ऐसे ही चल रही थी, ये सब इतनी आसानी से चल रहा था, तभी एक रात उसे फोन आने शुरू होते हैं। उसे बताया जाता है कि एक लड़की की लाश है, क्या तुम तुरंत आ सकते हो? और फिर वो उस लाश के साथ गलत काम करता है। उसी के जरिए उसका डीएनए सैंपल वहाँ मिल जाता है। उसे ही मुजरिम मानकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे ठीक 2 साल में बाहर ले आऊंगा, तुम जितना भी पैसा मांगोगे मैं उतना देने को तैयार हूँ। ऐसी बातें करके ही ये सारा काम यहाँ हुआ था। जब ये सच सामने आता है तो हीरोइन तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ती है जिन्हें उसने इतनी देर से कस्टडी में रखा था और जिन्हें बहुत चोटें आई थी। उन सबको बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। साथ ही इसमें शामिल कुछ और औरतों को भी गिरफ्तार करके लाया जाता है और वो कहती है कि अगर यहाँ जो हुआ वो सब सच सच नहीं बताया तो मैं यहाँ मौजूद एक एक इंसान को गोली मार दूंगी। जब वो उन्हें धमका रही होती है तभी एक आदमी के जरिए यहाँ की सच्चाई सामने आती है। वहाँ हुई उस भयानक घटना की गहराई का पता चलता है। ये सब तब शुरू हुआ था जब उस लड़की ने इस हॉस्पिटल की गहराइयों को खोदना शुरू किया था। यहाँ पहले बताया गया था कि एक आदमी की मौत हो गई है, उसे इसी गैंग ने मारा था। वो इसलिए क्योंकि उसने यहाँ चल रहे भ्रष्टाचार और करप्शन को धीरे धीरे सबके सामने लाना शुरू कर दिया था। इसी वजह से इस गैंग ने उसे पूरी तरह से रास्ते से हटा दिया। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे फेंककर बेरहमी से मार डाला था। ये सब एक नर्स ने अपनी आंखों से देख लिया था। उस दिन जो भी हुआ था, यानी जिस दिन उस लड़की की मौत हुई थी, तब भी वही नर्स यहाँ इन्वॉल्व थी। उस हादसे के होने के बाद से वो हॉस्पिटल नहीं आई थी, ऐसा पता चलता है। तो जब उससे डायरेक्ट जाकर मिलते हैं तब उस दिन हुई उस सारी दरिंदगी के बारे में हमें पता चलना शुरू होता है। तो जब उस लड़की ने ये सब काम करना शुरू किया, मतलब इसके पीछे प्रिंसिपल से लेकर मिनिस्टर तक सब शामिल हैं, उन सब के लिए ये सब एक तरह की मुसीबत बनती जा रही थी। तब कॉलेज प्रोफेसर क्या करते हैं कि उसे मेरे रिसोर्ट पर आने को बोलो यार, ऐसा कहकर साथ पढ़ने वाले जूनियर डॉक्टर को उसके पास बात करने के लिए भेजते हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। ये सब सही नहीं है ऐसा सोचकर वो सभी प्रोफेसर्स को फोन करती है। यहाँ प्रेजेंट में हीरोइन ने जब वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाल कर रखे तब पता चला कि प्रोफेसर्स को बहुत सारे कॉल्स गए थे, ऐसा उन्होंने ढूंढ निकाला होगा। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो कुछ ने कहा कि हाँ कॉल आया था पर वो जनरल कॉल था, और कुछ ने कहा कि उन्होंने कॉल उठाया ही नहीं था। उन्हें तब लगा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो सब अब यहाँ कनेक्ट होने लगता है। जब हर कोई कॉल उठाना अवॉइड कर रहा था तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। वो लगातार फोन मिलाती रही और आखिरकार किसी ने उठाया। जब सारी बात बताई तो उसने कहा कि तुम हिम्मत मत हारना बेटा, मैं अभी वहाँ आता हूँ, और फिर फोन काट कर वहीं बैठ गए। ये भी उस प्रिंसिपल के ही साथी हैं। अब जब ये अकेली होती हैं तो वो सब बात करने की कोशिश करते हैं पर बात नहीं बनती, इसलिए वो खूंखार गैंग अंदर आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, हमें तुम्हारा काम तमाम करने के सारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं, कुछ इस तरह से वो लोग आकर कहते हैं। जब वो उसे दौड़ाते हैं तो वहाँ की सारी नर्सेस ये सब देख रही होती है। मतलब इन्वेस्टिगेशन के वक्त जिन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं पता, वही लोग यहाँ ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं और डर के एक कोने में चुपचाप खड़े हैं। वो दरिंदों का झुंड उस बेचारी लड़की का पीछा करता है। उसके हाथ पैर पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते हैं, उसके कपड़े फाड़कर उसे आधा नंगा कर देते हैं और वो भागते भागते खुद को एक स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर लेती है। कोई अंदर न आ पाए इसलिए वो वहाँ रखे हथियारों और सामान के साथ वहीं बैठ जाती है। वो लोग दरवाजा खटखटा कर देखते हैं पर वो नहीं खुलता, वो उसे तोड़ भी नहीं पाते, इसलिए वो उन नर्सेस को धमका कर चाबियां ले लेते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो वो लड़की अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पर हमला करती है, पर एक हद के बाद वो कुछ नहीं कर पाती और उन सबके हाथों वो लड़की बेहद बेरहमी से जान से मारी जाती है। और सबसे भयानक बात तो ये है कि वहाँ एक स्ट्रेचर होता है जिस पर उसे लिटाकर वो सब उसके हाथ पैर जोर से पकड़ लेते हैं और उसका गला घोंटने लगते हैं। वहाँ एक बड़ी सी लोहे की रॉड होती है जिसे उठाकर वो उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल देते हैं और उसकी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंजती हैं। इतनी भयानक तरह से गूंजती रहती हैं, मतलब इतनी खौफनाक आवाजें आ रही थी। पर जब पूछताछ हुई तो किसी ने एक आवाज तक नहीं सुनी। सबने कहा कि मैं सो रहा था या अपना काम कर रहा था। इन्हीं लोगों के डर की वजह से ही जब हमें पता चलता है कि उन्होंने कितने सारे झूठ बोले हैं तो बात अब इस प्रिंसिपल तक पहुंचने लगती है।
प्रिंसिपल भले ही ऐसा नाटक कर रहे हो कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो भी किया वो सब वहाँ कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। इन्होंने इसे देखकर बिल्कुल सही तरीके से डिलीट तो कर दिया था, लेकिन हीरोइन के साथ जो हैकर है उसने ये सब रिकवर कर लिया। तो उस दिन ये सब करने के बाद उन्होंने प्रोफेसर को ही फोन करके बताया होगा। उन्होंने आकर देखा और कहा, अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, एक काम करो, ये सारी बातें यहीं दब जानी चाहिए, क्योंकि इसकी डेड बॉडी को तो छुपा नहीं सकते, सबने देख लिया है। तुम इस पूरे मामले को रेप और मर्डर की तरह फ्रेम करने की कोशिश करो। जब वो कहते हैं कि मीडिया वालों को सिर्फ रेप की बात ही करनी चाहिए, तब वो सोचते हैं बिजन। उसे अंदर बुलाकर उन्होंने इस पूरे मामले को ही पूरी तरह से पलट दिया है। तो जैसे जैसे हर बात सामने आ रही है, हीरोइन बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि इसके ऊपर जो लोग हैं, यानी पुलिस ऑफिसर भी और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट भी, सिर्फ इसलिए कि एक लड़की ने करप्शन को बेनकाब कर दिया, उन्होंने इतनी बेरहमी से उसका खून कर दिया। और इस बात को छुपाने के लिए कि पुलिस के बड़े ऑफिसर्स तक सबको सेटल करके उन्होंने सब कुछ जल्दी खत्म करने का प्लान बनाया है। ऐसी जगह पर हम रह रहे हैं और जहां और काम कर रहे हैं, ये सोचकर मुझे शर्म आ रही है। वो एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कमिश्नर भी इन्वॉल्व है। तो जब कमिश्नर तक इसमें शामिल है तो ये लोग इसके आगे और क्या कर सकते हैं। मैं ये फाइल यहाँ रख रही हूँ, अगर हम इसके लिए कुछ भी कर सके तो कर लीजिए सर। ऐसा कहकर वो भी उन स्टूडेंट्स के साथ शामिल हो जाती है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि उस मरी हुई लड़की को जस्टिस मिल सके। वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाती है। हर कोई लगातार लड़ रहा है, तो क्या उन्हें जस्टिस मिल पाएगा? क्या इसमें शामिल लोगों को पनिशमेंट मिलेगी? इसी एक बड़े सवाल के साथ ये सीरीज यहाँ खत्म होती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज और मेरी वॉइस जरूर पसंद आई होगी।